Hello friends, welcome to Bachao Edutech. I am Mayur Bachao and we were studying the chapter Laws of Motion. Students, in the previous lecture we had studied equations of motion. In this lecture we are going to study about laws of motion. So let's start laws of motion. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बच्चों, इस टॉपिक को समझने के लिए टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी गई है, चलो उसे पढ़ते हैं। What could be the reason for the following? नीचे कुछ सिनारियो दिए हैं और उसका क्या रीजन हो सकता है, ऐसा हमें क्वेश्चन पूछा है। A static object does not move without the application of a force. Static object मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पोजीशन में है, स्टेशनरी है, जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो अपनी पोजीशन क्यों नहीं चेंज कर रहा, वो क्यों नहीं मूव करता? तब तक जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं एक्ट करता, ये पूछा गया है। The force which is sufficient to lift a book from the table is not sufficient to lift the table. जितना फोर्स हमें एक बुक उठाने के लिए लगता है, उसी फोर्स के साथ क्या हम टेबल उठा पाएंगे, ऐसा क्वेश्चन है। Fruits on a tree fall down when its branches are shaken. अगर हम किसी पेड़ की ब्रांच को हिलाएंगे तो उस पे लगे हुए फ्रूट्स नीचे गिरते हैं, तो वो क्यों गिरते हैं? An electric fan keeps on rotating for some time even after it is switched off. अगर हम फैन का बटन बंद कर दे तो फैन के जो पाते होते हैं, ब्लेड्स होते हैं, वो तुरंत नहीं रुकते, वो थोड़ी देर के बाद रुकते हैं। तो वो थोड़ी देर के बाद क्यों रुकते हैं और तुरंत क्यों नहीं रुकते, ये है क्वेश्चन। तो बच्चों, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर है इनर्शिया। If we look for the reasons for the above, we realize that objects have some inertia. Object में क्या होता है? Inertia होता है। We have learned that inertia is related to the mass of the object. बच्चों, inertia क्या होता है ये हम 8th स्टैंडर्ड में ही पढ़ चुके हैं, उसे एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। Inertia is the tendency of an object to maintain its state of motion. मतलब ऑब्जेक्ट जो है अपना स्टेट ऑफ मोशन मेंटेन करता है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है तो वो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा, अपनी स्टेट ऑफ मोशन मेंटेन करेगा। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहेगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट अपनी मोशन मेंटेन करेगा। इस प्रॉपर्टी को है इनर्शिया कहते हैं। तो अभी इनर्शिया को लेके हम ऊपर के क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। अ स्टैटिक ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव। जो ऑब्जेक्ट है स्टैटिक है अगर वो, तो वो मूव नहीं करेगा क्योंकि उसमें इनर्शिया है। जब तक उस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता, वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्स विच इज सफिशिएंट टू लिफ्ट अ बुक फ्रॉम द टेबल इज नॉट सफिशिएंट टू लिफ्ट द टेबल। इसका रीजन ये है क्योंकि बुक का जो है वो मास कम है, इसके लिए उसमें कम इनर्शिया है, इसीलिए बुक को उठाने के लिए फोर्स की जरूरत होती है। लेकिन टेबल का मास बुक से बहुत ज्यादा है, इसीलिए टेबल का इनर्शिया भी ज्यादा है और उस इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है। थर्ड देखते हैं। फ्रूट्स ऑन अ ट्री फॉल डाउन व्हेन इट्स ब्रांचेस आर शेकन। जब कोई पेड़ पे कोई फल लगा होता है और हम उस ब्रांच को अगर हिलाते हैं तो ब्रांच हिल जाती है, लेकिन फ्रूट अपनी पोजीशन मेंटेन करता है। इसके वजह से वो ब्रांच से टूट जाता है और नीचे गिराता है। तो फ्रूट हैज इनर्शिया, दैट इज व्हाई इट मेंटेन्स इट्स पोजीशन। फोर्थ देखते हैं। an electric fan keeps on rotating for some time even after it is switched off. अगर हम फैन का बटन बंद कर दे तो भी उसके ब्लेड्स जो है वो कुछ देर के लिए रोटेट होते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लेड्स में भी इनर्शिया है, वो अपनी जो स्टेट ऑफ मोशन है वो मेंटेन करते हैं। ब्लेड्स पहले घूम रहे थे यानी मोशन में थे, फैन बंद कर दिया अगर हमने, बटन अगर बंद कर देते हैं तो भी वो जो ब्लेड्स है इनर्शिया के कारण अपनी मोशन मेंटेन करते हैं। तो फिर थोड़ी देर के बाद फैन के ब्लेड्स क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि उन पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट होता है। फ्रिक्शन की वजह से वो अपनी मोशन मेंटेन नहीं कर पाते और रुक जाते हैं। तो हमने देखा इन सारे क्वेश्चंस का आंसर क्या है? इनर्शिया है।
Newton's first law of motion describes this very property, and therefore it is also called the law of inertia. न्यूटन ने जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया है वो इनर्शिया के प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड है और इनर्शिया को ही डिस्क्राइब करता है, इसीलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ऑल इंस्टेंसेस ऑफ इनर्शिया आर एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जहां पे भी आपको ऑब्जेक्ट में इनर्शिया नजर आएगा तो उस ऑब्जेक्ट में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो एप्लीकेबल होता है। चलो बच्चों, अब पढ़ते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसके लिए टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी गई है, चलो उसे देखते हैं। फिल अ ग्लास विथ सैंड। एक ग्लास लेना है, उसमें सैंड भर देनी है हमें। कीप अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑन इट। कीप अ 5 rupee coin on the cardboard. Now strike the cardboard hard using your fingers. Observe what happens. चलिए देखते हैं अगर ये एक्टिविटी हम करते हैं तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन दिखाई पड़ता है। आप देख पा रहे हो कि वीडियो में एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा है और कार्डबोर्ड पे एक कॉइन है। जिस तरीके से हमें इंस्ट्रक्शन है उसी तरीके से हमने कार्डबोर्ड को फ्लिक किया है, स्ट्राइक किया है, मतलब साइड से उसको ऐसे झटका दिया है। उसके बाद क्या होता है, कार्डबोर्ड जो है आगे बढ़ जाता है, लेकिन कार्डबोर्ड पे जो रखा हुआ कॉइन था वो रेस्ट पोजीशन पे था और उसमें इनर्शिया होने के कारण वो अपनी पोजीशन मेंटेन करता है। तो कार्डबोर्ड आगे निकल जाता है लेकिन कॉइन उसी जगह पे रुकता है और अभी कार्डबोर्ड निकल जाने की वजह से कॉइन को कोई सपोर्ट नहीं है और वो इसीलिए ग्लास में गिर जाता है। तो इस एग्जाम्पल से हम इनर्शिया समझ पाते हैं। इनर्शिया इज एन टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इस एग्जाम्पल में कॉइन में इनर्शिया है, इसके वजह से वो कॉइन अपनी पोजीशन मेंटेन कर रहा है। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ये भी हम 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। यू मस्ट हैव प्लेड टग ऑफ वॉर। आपने स्कूल में टग ऑफ वॉर जरूर खेला होगा। टग ऑफ वॉर ऐसा गेम होता है जिसमें एक रस्सी होती है, उसके दोनों तरफ टीम्स होती है और हर एक टीम अपने तरफ रस्सी को खींचने का प्रयास करती है। So long as the forces applied by both the sides are equal, that is balanced, the center of the rope is static in spite of the applied forces. आपने देखा होगा कि टग ऑफ वॉर में अगर दोनों टीम्स इक्वली स्ट्रांग है, इक्वल फोर्स दोनों टीम अप्लाई कर रही है, तो वो रोप कहीं पे मूव नहीं होती, वो रोप बराबर सेंटर में ही मेंटेन होती है। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्सेस जो है वो एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं एज बोथ द फोर्सेस आर इक्वल। तो जब फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होते हैं तो उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, नीचे दिए गए फिगर में आप देख सकते हो दोनों टीम्स में 4 मेंबर है। दोनों टीम्स ने लगाया हुआ फोर्स कैसा है, इक्वल है, और हर एक टीम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है। इसके वजह से जो फोर्स रोप पे अप्लाई होता है वो बैलेंस्ड फोर्स है, क्योंकि वो इक्वल है और अपोजिट भी है। तो ऐसे फोर्स को हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। उसके वजह से रस्सी कहीं पे भी नहीं जाती, रस्सी बराबर सेंटर में ही मेंटेन है। On the other hand, when the applied forces become unequal, that is unbalanced, a net force gets applied in the direction of the greater force and the center of the rope shifts in that direction. अभी आप नीचे दिए गए फिगर में देख सकते हो कि अभी फोर्सेस इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड पे जो टीम है उसमें सिर्फ 3 मेंबर है और राइट हैंड में जो टीम है उसमें 4 मेंबर है। तो अभी रोप पे लगने वाला फोर्स अनइक्वल है, इसीलिए उसको अनबैलेंस्ड भी कहते हैं। नाउ द फोर्स इज अनबैलेंस्ड फोर्स। इसकी वजह से क्या होता है, जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स है उस तरफ रोप शिफ्ट हो जाती है। तो वी कैन सी दैट द रोप इज मूविंग और मूव्स इन द राइट डायरेक्शन बिकॉज ऑफ इट इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स होने की वजह से रोप विल नाउ मूव इन द राइट डायरेक्शन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बच्चों, न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझने के लिए हमें 2 चीजें जाननी जरूरी थी। फर्स्ट है इनर्शिया और सेकंड है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, जो हम पहले स्लाइड में देख चुके हैं। तो न्यूटन सर का फर्स्ट लॉ है
an object continues to remain at rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it. लॉ ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो रेस्ट पोजीशन में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है तो वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन मेंटेन करता है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। लेकिन कब तक? जब तक उस ऑब्जेक्ट पे कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करता, वो भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब बाहर से उस ऑब्जेक्ट पे जब तक कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन मेंटेन करेगा। ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। When an object is at rest or in uniform motion along a straight line, it does not mean that no force is acting on it. Actually, there are a number of forces acting on it, but they cancel one another so that the net force is zero. अगर कोई मान लो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में भी है, स्टेशनरी भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। एक्चुअली बहुत ज्यादा फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ये सारे फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होते हैं। इसी का मतलब है ये फोर्सेस बैलेंस्ड होते हैं, इसीलिए वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जैसे टग ऑफ वॉर में हमने देखा, अगर दोनों टीम्स इक्वल फोर्स अप्लाई करे तो वो रोप अपनी जगह नहीं छोड़ती। द रोप डज नॉट मूव बिकॉज द फोर्सेस आर बैलेंस्ड। सिमिलरली, even if an object is at rest, that does not mean that there is no force on it. It only means that all the forces are balanced and they are cancelling each other. Newton's first law explains the phenomena of inertia. That is, inertia क्या होता है अभी हमें explain किया है। The inability of an object to change its state of motion on its own. Inability मतलब उस ऑब्जेक्ट में वो एबिलिटी नहीं है। कौन सी एबिलिटी नहीं है? टू चेंज इट्स मोशन ऑन इट्स ओन। वो खुद की मोशन, स्टेट ऑफ मोशन नहीं चेंज कर सकता। इसकी जो इनएबिलिटी है उसे कहते हैं इनर्शिया, और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमें इनर्शिया के बारे में ही एक्सप्लेन करता है। बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। उसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है, चलो उसे पढ़ते हैं। आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉप वन प्लास्टिक बॉल एंड वन रबर बॉल फ्रॉम द सेम हाइट। यू कैच द बॉल्स। विच बॉल वॉज इजियर टू कैच एंड वाई? आप अपने फ्रेंड को कहे कि एक सिमिलर हाइट से, सेम हाइट से आपके पास पहले एक प्लास्टिक बॉल फेंके और उसके बाद एक रबर बॉल फेंके। अगर बॉल सेम हाइट से फेंके गया है तो आपको कौन सा बॉल पकड़ने में ज्यादा आसानी होगी? विच बॉल इज इजियर टू कैच एंड वाई? तो बच्चों, प्लास्टिक बॉल जो है उसका वजन बहुत कम होता है, रबर बॉल का कंपैरेटिवली वजन थोड़ा ज्यादा होता है, इसीलिए रबर बॉल को पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, प्लास्टिक बॉल को पकड़ना थोड़ा इजी है। क्यों? क्योंकि उसका मास कम है। प्लास्टिक बॉल का मास कम होने के कारण उसे पकड़ना इजी है। जब प्लास्टिक बॉल हाथ को लगता है तो वो इतने जोर से हाथ पे इम्पैक्ट नहीं करता जितना रबर बॉल करता है। रबर बॉल में वेट होने की वजह से, मास ज्यादा होने की वजह से, जब हम रबर बॉल पकड़ते हैं तो वो हाथ को ज्यादा जोर से स्ट्राइक करता है, इसीलिए प्लास्टिक बॉल को कैच करना ज्यादा इजी है। दूसरी एक्टिविटी पढ़ते हैं। आस्क योर फ्रेंड टू थ्रो अ बॉल टुवर्ड्स यू एट स्लो स्पीड। ट्राई टू कैच इट। अपने फ्रेंड को कहिए कि धीरे तरीके से मेरे पास बॉल फेंके और आप उस बॉल को पकड़ लीजिएगा। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू थ्रो द सेम बॉल एट हाई स्पीड टुवर्ड्स यू। ट्राई टू कैच इट। विच बॉल कुड यू कैच विथ ग्रेटर ईज? वाई? अभी अपने फ्रेंड को वही बॉल आपके पास तेजी से फेंकने के लिए कहिए, तो कौन सा बॉल आप इजीली कैच कर पाए? ऑब्वियस है, जो बॉल स्लो था वो इजी कैच कर पाए, जो बॉल फास्ट आया, तेजी से आया, उसे कैच करने में थोड़ी दिक्कत आई। क्यों? क्योंकि जो फास्ट बॉल है वो तेजी से जब आता है तो हाथ को वो जोर से स्ट्राइक होता है, जोर से इम्पैक्ट होता है, इसीलिए उसे पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। स्लो बॉल स्लोली इम्पैक्ट करता है, इसीलिए उसको पकड़ना इजी होता है। तो हमने क्या देखा? बॉल को पकड़ना इजी है या डिफिकल्ट है, ये किस पे डिपेंड करता है?
ये इस पे डिपेंड करता है कि बॉल का मास क्या है और बॉल की वेलोसिटी क्या है। अगर बॉल का मास लाइट है, कम है, तो बॉल को पकड़ना इजी है। अगर बॉल का स्पीड भी कम है तो भी उसे पकड़ना इजी है। लेकिन अगर बॉल हैवी है और जोर से आ रहा है, मतलब वेलोसिटी हाई है, तो दैट मीन्स इट इज डिफिकल्ट टू कैच इट। The effect of one object striking another object depends on the mass of the former object and its velocity। अभी हमने एग्जाम्पल में देखा कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक होता है, मतलब उस पे इम्पैक्ट होता है, तो वो जो स्ट्राइकिंग फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट के मास पे और वेलोसिटी पे। जितना ज्यादा मास होगा उतने जोर से वो स्ट्राइक करेगा, जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतने ही जोर से वापस वो ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करेगा। दिस मीन्स दैट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स डिपेंड्स ऑन अ प्रॉपर्टी रिलेटेड टू बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द स्ट्राइकिंग ऑब्जेक्ट। मतलब जो ऑब्जेक्ट स्ट्राइक होने पे इफेक्ट तैयार होता है फोर्स का, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी पे। और इस प्रॉपर्टी को न्यूटन सर ने मोमेंटम ये नाम दिया। तो मोमेंटम बेसिकली डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का मास और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें जो क्वांटिटी मिलती है उसे हम कहते हैं मोमेंटम। तो उसका फॉर्मूला बनता है P, यानी ही मोमेंटम। P को डिनोट करते, मोमेंटम को डिनोट करते हैं हम कैपिटल लेटर P से। सो P इज इक्वल्स टू mv, मतलब ही P momentum is equals to mass into velocity. In SI system, the unit of momentum is kg meter per second, while in CGS system it is gram centimeter per second. जो मोमेंटम है उसका यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड। बच्चों, आपको ये यूनिट याद रखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप फॉर्मूला की तरफ देखें, मोमेंटम का फॉर्मूला, तो आप ये यूनिट इजीली डिराइव कर सकते हो। मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। मास का जो यूनिट है वो होता है केजी और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे फॉर्मूला में मल्टीप्लाई किया है, तो हमें यूनिट मिल जाता है केजी मीटर पर सेकेंड। Momentum has magnitude as well as direction. Its direction is same as that of velocity. बच्चों, शुरुआत के ही लेक्चर में हमने स्केलर्स और वेक्टर्स क्या होते हैं ये स्टडी किया था। स्केलर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है मोमेंटम के पास। इसका मतलब ये हुआ दैट मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। इफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स applied on an object causes a change in the velocity of the object, then it also causes a change in its momentum. अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और उस पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और उस फोर्स अप्लाई करने की वजह से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर चेंज होती है, तो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होती है तो ऑब्वियसली मोमेंटम की वैल्यू भी चेंज होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर चेंज होती है तो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी चेंज होगा। अब समझते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जिस तरह से न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझने के लिए हमें इनर्शिया जानना जरूरी था, उसी तरीके से न्यूटन का सेकंड लॉ समझने के लिए हमें मोमेंटम समझना जरूरी था, जो हमने अभी पीछे के स्लाइड में समझा। न्यूटन का सेकंड लॉ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। लॉ हमें ये बताता है द रेट, किस चीज का, ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम बदलने का जो रेट है, मतलब मोमेंटम एक तो फास्टली बदलेगा या स्लोली बदलेगा, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। आपने ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स अप्लाई किया है,
इस पे डिपेंड करता है कि मोमेंटम कितना चेंज होगा और कितना जल्दी चेंज होगा। यह है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बच्चों, अभी हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा। मोमेंटम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका मतलब जब मोमेंटम चेंज होता है तो एक तो मास चेंज होगा या वेलोसिटी चेंज होगी। लेकिन जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो मास ऑब्जेक्ट का यूजुअली चेंज नहीं होता, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप अगर फोर्स अप्लाई करते हो तो उसका मोमेंटम चेंज होगा। मोमेंटम चेंज क्यों हुआ? क्योंकि अप्लाइड फोर्स के वजह से नाउ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग और नाउ द ऑब्जेक्ट हैज वेलोसिटी। उस वेलोसिटी के वजह से ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होता है। तो ये मोमेंटम कितना चेंज होगा ये किस पे डिपेंड करता है? अप्लाई किए गए फोर्स पे। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m हैज एन इनिशियल वेलोसिटी u। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है m और उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग की वेलोसिटी कितनी है? u। When a force F is applied in the direction of the velocity for time t, its velocity becomes v। तो वो जो ऑब्जेक्ट था हमारे पास उस पे हमने फोर्स अप्लाई किया। कितना फोर्स? F जितना फोर्स। वो फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या होता है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है और वो अभी वेलोसिटी बन जाती है v। मतलब इनिशियल वेलोसिटी थी u और अभी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है v। Therefore, initial momentum of the object, momentum हम कैलकुलेट करते हैं मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम होगा मास इनटू इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m। इसलिए इनिशियल मोमेंटम होता है m इनटू u। इट्स फाइनल मोमेंटम आफ्टर टाइम t इज इक्वल्स टू mv। उसी तरीके से हम फाइनल मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे हम मास इनटू फाइनल वेलोसिटी इस फॉर्मूला से। ऑब्जेक्ट का मास है m और फाइनल वेलोसिटी है v, इसलिए ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम होता है mv। देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम कितना चेंज होगा और कितने टाइम में होगा, ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू, अभी चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम कितना चेंज हुआ है? इनिशियल मोमेंटम था mu और फाइनल मोमेंटम था mv। इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिल जाएगा चेंज इन मोमेंटम। देयरफॉर फॉर्मूला विल बिकम rate of change of momentum is equals to mv minus mu upon t। हमने चेंज ऑफ मोमेंटम की जगह पे क्या लिख दिया है? mv minus mu और टाइम हमारा था t, इसीलिए फॉर्मूला बन गया mv minus mu upon t। अगर आप ठीक से देखें तो न्यूमरेटर में m है, दोनों टर्म्स में है, उसे हम कॉमन निकाल सकते हैं। देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू m इंटू ब्रैकेट v माइनस u अपॉन t। जो दोनों न्यूमरेटर में m था उसे हमने कॉमन ले लिया और बाकी जो बचा था v माइनस u उसको ब्रैकेट में डाल दिया। बच्चों, अगर आप ठीक से देखो तो v माइनस u अपॉन t मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला तो एक्सीलरेशन का है। मतलब आई कैन रिप्लेस द एंटायर टर्म, विच टर्म? v माइनस u अपॉन t, आई कैन रिप्लेस इट बाय एक्सीलरेशन। इस पूरे टर्म की जगह पे मैं एक्सीलरेशन लिख सकूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बन जाएगा m इंटू a। देयरफॉर नाउ वी हैव द फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू m इंटू a। बच्चों, ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिख लीजिएगा, इसकी जरूरत हमें आगे के डेरिवेशन में लगेगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने जो सेकेंड लॉ दिया है उसके हिसाब से हमें क्या पता चलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो प्रोपोर्शनल है किसे? अप्लाइड फोर्स को। और अभी हमने क्या कैलकुलेट किया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू ma मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन। देयरफॉर वी कैन राइट मास इनटू एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। यही तो हमें न्यूटन के सेकेंड लॉ ने बताया था।
देयरफॉर F मतलब फोर्स इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मास इनटू एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स को, उसका मतलब ये होता है कि फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास इनटू एक्सेलरेशन को। और आपको मालूम है, अगर हमें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन निकालना होता है तो हमें उसकी जगह पे एक इज इक्वल्स टू और एक कांस्टेंट दोनों डालने पड़ते हैं। देयरफॉर एफ, अभी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन निकल गया और उसके जगह पे आ गया है इज इक्वल्स टू के इंटू एम इंटू ए, वेर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। के क्या है? के है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और उसकी वैल्यू होती है 1। उसकी वैल्यू 1 होने की वजह से उसे हमने आगे अगर नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि आप किसी भी नंबर को 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू सेम ही होती है। देयरफॉर F इज इक्वल्स टू ma, यानी कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। बच्चों, ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए हमें इस फॉर्मूला की बहुत जरूरत पड़ेगी। इन SI सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन इन्होंने बहुत काम किया फोर्स से मोशन पे, इसीलिए उनको रिस्पेक्ट देने के लिए फोर्स का जो यूनिट है उसे ही न्यूटन नाम दे दिया है। एंड इन सीजीएस सिस्टम इट इज डाइन। सीजीएस सिस्टम में फोर्स को मेजर करते हैं डाइन में। तो एक न्यूटन मतलब कितना फोर्स होता है, ये समझने के लिए हम न्यूटन इस यूनिट का डेफिनेशन देखते हैं। The force necessary to cause an acceleration of 1 meter per second square in an object of mass 1 kg is called 1 Newton। मतलब अगर आपके पास कोई 1 kg का ऑब्जेक्ट है और उस 1 kg के ऑब्जेक्ट में आपको एक्सेलरेशन तैयार करना है, कितना एक्सेलरेशन? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन अगर आपको चाहिए तो आपको उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना पड़ेगा, और कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? वो है 1 न्यूटन। मतलब 1 केजी मास वाले ऑब्जेक्ट में अगर आपको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतना एक्सेलरेशन चाहिए तो आपको 1 न्यूटन इतना फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लगाना होता है। Therefore 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरीके से डाइन की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। डाइन, the force necessary to cause an acceleration of 1 centimeter per second in an object of mass 1 gram is called 1 dyne। Suppose you have an object of mass 1 gram, आपके पास 1 ग्राम मास का ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को आपको एक्सेलरेट करना है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन आपको चाहिए। तो उस एक्सेलरेशन तैयार करने के लिए आपको उस ऑब्जेक्ट में फोर्स देना पड़ेगा। कितना फोर्स देना पड़ेगा? फोर्स इज इक्वल्स टू 1 डाइन। 1 डाइन इतना फोर्स आपको देना पड़ेगा। देयरफॉर 1 डाइन इज इक्वल्स टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों, अब स्टडी करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये सबसे इजी लॉ है, सर न्यूटन ने दिया हुआ। इसे समझते हैं हम एक एक्टिविटी के थ्रू। टेक अ प्लास्टिक बोट एंड मेक अ होल एट इट्स रेयर एंड। आपको एक प्लास्टिक बोट लेनी है और बोट के पिछले वाले हिस्से में एक छोटा सा होल करना है। इन्फ्लेट अ बलून एंड फिक्स इट ऑन द होल इन द बोट। जो अभी हमने बोट में होल किया है उधर हमें क्या फिक्स करना है? एक गुब्बारा, जो जिसमें हमने अभी हवा भरी है, ऐसा हवा भरा हुआ गुब्बारा आपको बोट पे फिक्स करना है। रिलीज द बोट इन वाटर। What happens to the boat as the air in the balloon escapes slowly and why? जब बोट आप पानी में रख देंगे और गुब्बारे में से हवा निकलना स्टार्ट होगा तो बोट पे उसका क्या इफेक्ट होगा और क्यों? आप दिए गए फिगर में देख सकते हैं, डायग्राम में देख सकते हैं कि एक बोट है, उसके ऊपर एक गुब्बारा लगाया है और गुब्बारे का जो एंड है वो बोट के पिछले साइड को मतलब रेयर एंड को कनेक्टेड है। तो अभी हम देखते हैं कि जब गुब्बारे में से हवा निकलेगी तो उसका इफेक्ट बोट पे क्या होगा। आप देख सकते हो कि जैसे जैसे गुब्बारे में से हवा निकलती है उसी तरीके से बोट भी आगे सरकती है। तो ये बोट आगे क्यों सरक रही है, ये जानने के लिए हमें जानना है कि यहाँ पे दो जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से है। फर्स्ट इज द बलून एंड द सेकेंड ऑब्जेक्ट इज द एयर कमिंग आउट ऑफ इट।
सो व्हेन एयर कम्स आउट ऑफ द बलून इट एक्सर्ट्स अ फोर्स। जो बलून है वो एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है एयर, बाहर निकलने वाली एयर पे एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, एक फोर्स एक्सर्ट करता है, उसे कहते हैं हम एक्शन फोर्स। जो बाहर निकलने वाली एयर है वो भी इक्वल फोर्स एक्सर्ट करती है बलून पे, और उसी के वजह से बोट पे भी। जो बाहर निकलने वाली हवा है, बाहर निकलने वाली एयर है, दैट आल्सो एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द बोट, एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स द बोट मूव्स फॉरवर्ड। तो उसकी वजह से क्या होता है, बोट जो है वो आगे बढ़ती है। तो बलून, पहले तो बलून एक्सर्ट करता है फोर्स बाहर निकलने वाली हवा पे, और बाहर निकलने वाली हवा भी बलून पे, और उसी की वजह से बोट पे भी क्या करती है, एक फोर्स एक्सर्ट करती है। तो उसकी वजह से बोट जो है आगे बढ़ती है। यही है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ। हाउएवर इन नेचर फोर्स कैन नॉट एक्ट अलोन। नेचर में जो है फोर्सेस कभी अकेले में नहीं होते, सिंगल फोर्स नहीं होता है। Force is a reciprocal action between two objects. Forces are always applied in pairs. Forces जो है हमेशा पेयर में होते हैं, हमेशा जोड़ी में होते हैं। सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में। When one object applies a force on another object, the latter object also simultaneously applies a force on the former object. The forces between two objects are always equal and opposite. हमें ये बताया गया है कि अगर दो ऑब्जेक्ट है और पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स एक्सर्ट करता है, तो दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो भी पहले ऑब्जेक्ट पे उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगा। और दोनों फोर्सेस कैसे होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट है। ये हम समझ सकते हैं बोट की एक्टिविटी से। जो हमने अभी बोट पानी में चलाई, हमने देखा कि जैसे बलून में से हवा निकलती है, बोट भी आगे सरकती है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट इज द बलून एंड द बोट, एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट इज द एयर कमिंग आउट ऑफ द बलून। दो ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, एक है बलून, दूसरा है एयर। तो जब पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स एक्सर्ट करता है, मतलब बलून ने एयर पे फोर्स एक्सर्ट किया, इसके वजह से बलून में से एयर निकल गई। उसी दौरान और उसी तरीके से एयर ने भी बलून पे equal and opposite force exert किया। Air has also exerted a force on the balloon which is equal and opposite. That is why the balloon was pushed forward and because of which the boat was also pushed forward. इसी वजह से बलून भी आगे ढकेला गया और बोट भी उसके वजह से आगे बढ़ गई। ये दोनों फोर्सेस कैसे होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। The force applied by the first object is called action force, while the force applied by the second object is called as the reaction force. बोट के ही एग्जाम्पल को हम वापस समझते हैं। जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट मतलब बलून है, वो फोर्स जो एक्सर्ट कर रहा है उसे हम कहते हैं एक्शन फोर्स, और जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है मतलब एयर, उसे वो जो फोर्स एक्सर्ट करता है उसे हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स। तो एक्शन फोर्स था because of which air was pushed out of the balloon, and because of which we saw a reaction force, जिसी के वजह से हमें एक रिएक्शन फोर्स नजर आया। और वो रिएक्शन फोर्स क्या था कि एयर ने बलून को आगे पुश किया। Every action force has an equal and opposite reaction force which acts simultaneously. यही है न्यूटन का थर्ड लॉ। एवरी एक्शन फोर्स, हर एक्शन फोर्स के लिए एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन फोर्स होती है, एंड दिस फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही वक्त पे दोनों फोर्सेस एक्ट करते हैं। जैसे हमने के एग्जांपल में देखा कि जिस वक्त बोट से, बलून से हवा निकलना स्टार्ट हुई, उसी वक्त बोट भी आगे मूव होना स्टार्ट हुई। ऐसा नहीं हुआ कि बोट में से पूरी हवा निकल गई और फिर बोट आगे बढ़ी, नहीं, जैसे बलून में से हवा निकलती गई बोट वैसे वैसे आगे बढ़ती गई। मतलब बोथ द फोर्सेस were acting together, acting at the same time. This means they were acting simultaneously. तो हर एक्शन फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स होता है, दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं, अपोजिट भी होते हैं, और बोथ द फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही वक्त पे दोनों फोर्स एक्ट करते हैं। ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक्शन एंड रिएक्शन आर टर्म्स दैट एक्सप्रेस फोर्स। एक्शन और रिएक्शन ये हमने फोर्स को दिए हुए नाम है। These forces act in pair. One force cannot exist by itself. ये ऐसा कभी नहीं होगा कि सिर्फ एक एक्शन फोर्स ही है
या सिर्फ रिएक्शन फोर्स ही है? ये दोनों फोर्सेस जो है हमेशा साथ में ही होते हैं। अगर एक्शन फोर्स है तो रिएक्शन फोर्स भी होगा। वन फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ। एक अकेले फोर्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों एक ही वक्त पे एक दूसरे पे एक्ट करते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस act on different objects. They do not act on the same object and hence cannot cancel each other's effect. बच्चों, एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं। अगर वो दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होते तो इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते, लेकिन वो एक ही ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं होते। एक्शन फोर्स अलग ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है और रिएक्शन फोर्स अलग ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है। ये हम वापस समझेंगे बोट के एग्जाम्पल में। बोट के एग्जाम्पल में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक है बलून और दूसरा है एयर। तो फर्स्ट एक्शन फोर्स इज बिकॉज ऑफ द एयर इज मूविंग आउट ऑफ द बलून। तो पहला फोर्स जो है वो एयर पे अप्लाई होता है, एयर पे वो फोर्स एक्सर्ट होता है और हमें रिएक्शन फोर्स दिखने को मिलता है। रिएक्शन फोर्स है दैट द एयर पुशेस द बलून फॉरवर्ड। एयर जो है वो बलून को और बोट को साथ में आगे ढकेलती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रिएक्शन फोर्स है वो अप्लाई हुआ है बोट पे। किसने अप्लाई किया है? एयर ने अप्लाई किया है। तो दोनों एक्ट एंड रिएक्शन फोर्स ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट होते हैं। एक्शन फोर्स एक्ट हुआ था एयर पे और रिएक्शन फोर्स एक्ट हुआ है बोट पे। इसीलिए वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते और बोट आगे बढ़ जाती है। यूज योर ब्रेन पावर। While hitting a ball with a bat, the speed of the bat decreases. A gun recoils, that is, moves backward when a bullet is fired. Mechanism of firing of a rocket. How will you explain these with the help of Newton's third law of motion? ऊपर जो हमें 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं उन्हें हमें एक्सप्लेन करना है न्यूटन के थर्ड लॉ से। तो चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल। While hitting a ball with a bat, the speed of the bat decreases. बच्चों यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स है, एक है बैट और दूसरा है बॉल। जब हम हाई स्पीड में बैट को बॉल पे इम्पैक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है? बैट एक फोर्स एक्सर्ट करता है बॉल पे और बॉल भी एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करता है बैट पे। तो बैट का जो फोर्स है उसे हम कहेंगे एक्शन फोर्स और बॉल ने जो एक्सर्ट किया है उस फोर्स को हम कहेंगे रिएक्शन फोर्स। एक्शन फोर्स मतलब बैट के वजह से जो फोर्स है उसके वजह से क्या होता है? बॉल दूर चला जाता है और बॉल ने जो एक्सर्ट किया है रिएक्शन फोर्स उसके वजह से क्या होता है? बैट का स्पीड कम हो जाता है। बैट हैवी होता है बॉल से, उसके वजह से बैट ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, बैट का क्या हो जाएगा? सिर्फ स्पीड स्लो हो जाएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अ गन रिकॉइल्स। रिकॉइल मतलब क्या होता है? मूव्स बैकवर्ड, पीछे की तरफ गन झटका मारती है। क्यों? व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम इट। तो ये रिकॉइल क्यों होता है गन को? ये ऐसा हमें क्वेश्चन पूछा गया है, वो हमें एक्सप्लेन करना है न्यूटन्स थर्ड लॉ के हेल्प से। यहाँ पे भी बच्चों हमें दो ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं, फर्स्ट इज द गन एंड सेकेंड इज द बुलेट। व्हेन द गन फायर्स द बुलेट, द गन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द बुलेट। गन जो है फोर्स एक्सर्ट करती है बुलेट पे, उस फोर्स की वजह से द बुलेट इज थ्रोन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बुलेट जो है आगे की डायरेक्शन में शूट हो जाती है। अभी बुलेट भी एक एक्सर्ट करेगी गन पे, मतलब कि रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगी गन पे। फोर्स कैसा होगा? इक्वल एंड अपोजिट होगा। मींस द बुलेट विल आल्सो एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द गन और इस फोर्स की वजह से क्या होगा? गन जो है बैकवर्ड्स मूव हो जाती है, जिसे हम रिकॉइल कहते हैं। सो दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एंड द लास्ट एग्जांपल, मैकेनिज्म ऑफ फायरिंग ऑफ अ रॉकेट। बच्चों पहले तो हम ये समझते हैं कि रॉकेट उड़ता कैसे है। जब रॉकेट में एक फ्यूल होता है, उसे जब इग्नाइट करते हैं, उसे जब जलाते हैं तो हॉट गैसेस दे कम आउट ऑफ द रॉकेट। हॉट गैसेस जो है रॉकेट से बाहर निकलते हैं। ये एग्जाम्पल एग्जैक्टली सिमिलर है बलून के एग्जाम्पल को। बलून से भी क्या होता है? गैसेस हाई प्रेशर में बाहर निकलते हैं और रॉकेट से भी क्या होता है? गैसेस हाई प्रेशर में बाहर निकलते हैं। So यहाँ पे again we have two objects. First is the rocket and second is the air coming out of it.
सो एक्शन फोर्स क्या है? एयर इज कमिंग आउट ऑफ द रॉकेट. एंड रिएक्शन फोर्स क्या है? बिकॉज ऑफ द एयर कमिंग आउट, द एयर ऑल्सो पुशेस द रॉकेट फॉरवर्ड. एयर भी क्या है? जो हॉट गैसेस निकले हैं, वो हॉट गैसेस रॉकेट को ऊपर की तरफ धकेल देते हैं. सो अगेन दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे इतना ही. बाकी का जो बचा चैप्टर है उसे हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.